हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। दोस्तों मैं पिछली वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया था मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूं। मल्टीपल प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस जो है ना, हम कैसे डायग्नोस करेंगे, ठीक है, क्या क्या उसमें एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं, उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, वो सभी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। वो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसका जो पार्ट 1 है उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में, आज के पार्ट में हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, है ना, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किसमें, मदर में और फीटस में। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो कॉम्प्लिकेशंस है वो मदर में कितने हैं। ठीक है, मदर में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी हम बात करेंगे। तो देखो, फर्स्ट है इसमें नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्या हो सकता है, नोजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, जो कि जिसकी फ्रिक्वेंसी और सीवियरिटी बढ़ सकती है ना। ये कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी की वजह से। क्या हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया हो सकता है, ठीक है, एनीमिया होने के चांसेस को होते हैं क्योंकि आयरन का क्या होगा ना, आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और जो फोलेट है उसकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया हो सकता है उसको, क्योंकि क्या है, वहाँ पर 2 फीटस हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा फीटस हैं। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, एनीमिया उसको होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्री एक्लेम्शिया। जो फर्स्ट, ये सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, इसमें मदर को होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसमें मैंने दे रखा है मदर, तो मदर को होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट इज प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया 25% इसके चांसेस होते हैं और इंक्रीज 3 टाइम्स ओवर ये इसमें सिंगुलेशन प्रेगनेंसी है ना। सिंगुलेशन प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि अगर सिंगल प्रेगनेंसी से 3 गुना ज़्यादा रिस्क रहता है प्री एक्लेम्शिया होने का, है ना। प्री एक्लेम्शिया का मतलब होता है हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रोमनियोस। हाइड्रोमनियोस 10% चांसेस होते हैं। इज मोर कॉमन इन मोनोजाइगोट ट्विन, है ना। अगर मोनोजाइगोट ट्विन है तो हाइड्रोमनियोस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड यूजुअली इन्वॉल्व्स इन सेकेंड सेक, है ना, और वो क्या होता है, सेकेंड सेक में भी वो इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज 2 तरह से है इसमें। प्लेसेंटा प्रीविया ड्यू टू द बिगर साइज ऑफ द प्लेसेंटा ऑन द लोअर सेगमेंट, है ना। देखो, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, क्यों, अगर क्या होगा, ड्यू टू द बिगर साइज ऑफ प्लेसेंटा, अगर जो लोअर सेगमेंट है वहां पर प्लेसेंटा का साइज क्या है, बड़ा है, ठीक है, तब उसको प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस होते हैं। और अगर एब्रप्टिव प्लेसेंटा है तो वो किस कारण से होगा, ड्यू टू प्री एक्लेम्शिया एंड डिफिशियंसी ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड, क्योंकि वहाँ पर फॉलिक एसिड और आयरन की कमी और डिफिशियंसी हो रही है, इसकी वजह से वहाँ पर प्री एक्लेम्शिया हो सकता है और इसकी वजह से एब्रप्टिव प्लेसेंटा हो सकता है। ठीक है, और इन दोनों कंडीशंस की वजह से, यानी इस कंडीशन की वजह से और इस कंडीशन की वजह से एंटीपार्टम हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन हो सकती है, यानी जो बेबी है उसकी प्रेजेंटेशन कुछ अलग हो सकती है। ठीक है, वो अच्छे से अपनी जगह पर प्रेजेंट नहीं रहेगा, है ना। या तो बेबी की ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकती है, उसमें से एक बेबी जो है, मान लो 2 बेबी हैं मदर के पेट में, है ना, मदर के यूट्रस में, तो 2 बेबी से जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो अलग हो सकती है ना। किसी की ब्रीच हो गई तो किसी की लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन हो गई, या फिर किसी का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट इज प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस 50% होते हैं। फ्रिक्वेंट अकर एंड द मीन जेस्टेशनल पीरियड फॉर ट्विन इज 37 वीक, है ना। देखो, ये कह रहे हैं कि ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो मीन जेस्टेशनल पीरियड होता है ट्विन के लिए, है ना, वो क्या होता है, 37 वीक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पाल्पिटेशन, है ना, पाल्पिटेशन, डिस्निया और हेमरॉइड्स, है ना। अगर हम क्या करते हैं, उसको क्या हो सकता है, डिस्निया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और हेमरॉइड्स होने के चांसेस भी उसको हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस में है, तो ये सारे एक ही जगह पर लिख दिए हैं कि पाल्पिटेशन हम करेंगे तो उसको हेमरॉइड्स होने के चांसेस भी दिख सकते हैं हमें, है ना, या फिर डिस्निया होने के चांसेस होते हैं उसको इस कंडीशन की वजह से। क्योंकि डिस्निया क्यों होगा, क्योंकि उसके 2 बेबी हैं, तो जो क्या कहते हैं, जो लंग्स होते हैं उन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उसका जो डायफ्राम होता है उसकी वजह से उस पर प्रेशर पड़ेगा डायफ्राम पे, तो डायफ्राम की वजह से उसके लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको डिस्निया होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग लेबर। अब लेबर के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, तो फर्स्ट इज अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अर्ली रप्चर हो सकती है, जिसको हम प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकती है ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेवलेंस ऑफ माल प्रेजेंटेशन,
क्योंकि क्या है वहाँ पर माल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो बेबी है वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं है प्रेजेंटिंग पार्ट पे, है ना, बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट कोई और सा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस हो सकते हैं और मेम्ब्रेन जो है उसके रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड इज प्रोलॉन्ग्ड लेबर, लेबर जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है, लंबे समय तक लेबर हो सकता है, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग, है ना, ब्लीडिंग हो सकती है इंट्रापार्टम, ठीक है, इंट्रापार्टम पीरियड के दौरान क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है उसको। पोस्टपार्टम हेमरेज उसको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस थे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग परपेरियम, है ना, परपेरियम के दौरान क्या चेंजेस या सॉरी क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो देखो परपेरियम एक ऐसी कंडीशन होती है जो बेबी के डिलीवरी के बाद का जो क्या होता है 6 मंथ्स का टाइम होता है, उस हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परपेरियम कहते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट इज इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्शन ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग एनीमिया एंड ब्लड लॉस, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग एनीमिया, है ना, अगर उसको क्या है इन्फेक्शन हो सकता है, अगर उसको पहले से ही एनीमिया चल रहा है या फिर ब्लड लॉस है तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। लैक्टेशन फेलियर, है ना, उसको क्या होगा, वो अपने बेबी को अच्छे से लैक्टेट नहीं करा पाएगी, अपने बेबी को मिल्क जो है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो प्रोवाइड नहीं करा पाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ फीटस के बारे में, है ना, हमने मदर के कॉम्प्लिकेशंस पढ़े, अब हम फीटस में कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, जो बेबी है वो क्या होता है अपने टाइम से पहले ही एक्सपेल आउट हो सकता है, जिसको हम मिसकैरेज कहते हैं, अबॉर्शन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें प्री मैच्योर, बेबी क्या है प्री मैच्योर हो सकता है। डिस्कॉर्डेंट ट्विन ग्रोथ, जो ट्विन की ग्रोथ है वो डिस्कॉर्डेंट हो सकती है, मतलब एक मान लो 2 फीटस हैं तो एक फीटस की ग्रोथ तो अच्छे से होगी लेकिन दूसरे फीटस की ग्रोथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन डेथ हो सकती है एक फीटस की, है ना, एक फीटस की क्या होती है, इंट्रा यूटेराइन डेथ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज अपीयरिंग ट्विन, अब इसमें क्या होता है जो ट्विन है वो दिख सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मान लो क्या है एक की ग्रोथ ज़्यादा हो गई तो एक जो है वो ज़्यादा दिखेगा, है ना, या फिर एक उसमें से एक कम दिखेगा, तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट इज फीटल एनोमली, फीटल में कोई एनोमली हो सकती है, ठीक है, जो बच्चा है जो पेट के अंदर जो मदर के वुम के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर क्या हो सकती है, एनोमली देखने को मिल सकती है। एस्फाइक्सिया एंड स्टिल बर्थ, ठीक है, एस्फाइक्सिया हो सकता है, यानी उसको क्या होगा सांस लेने में बेबी को दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई उसकी वजह से या फिर कोई और दिक्कत आ गई उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी कहाँ तक, फीटल तक, है ना। और स्टिल बर्थ यानी बेबी की डेथ भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, यानी ये सिम्टम्स होते हैं डेथ के, जो साइन है वो दिखाते हैं ये, ठीक है, डेथ के साइन दिखाता है ना। नेक्स्ट इज कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड जो है वो प्रोलैप्स हो सकती है, ठीक है, जो बेबी की कॉर्ड है वो भी प्रोलैप्स होने के चांसेस क्या होते हैं, है ना, कॉम्प्लिकेशन है ये भी, ठीक है। लॉक्ड ट्विन, देखो लॉक ट्विन क्या होता है ना, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो बेबी के जो चिन है वो एक इंटरलॉक में फंस जाते हैं, ठीक है, जो बेबी की चिन है वो कैसे फंस जाती है, इंटरलॉक में, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज फीटल ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, अब देखो ये क्या है, एक टाइप का सिंड्रोम है जिसमें जो बेबी है ना, बेबी की जो आर्टरीज होती हैं वो आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है, बेबी की जो आर्टरीज है वो आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है, जो हेल्दी बेबी है उसका ब्लड कहाँ जा सकता है, अनहेल्दी बेबी में जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से दोनों बेबी को क्या होंगी, दिक्कत होती है, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों जो बेबी हैं उनको क्या होगी, उनको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, उनको दिक्कत होने लगती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है TTTS, ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, है ना, ये वही चीज आ गई इसमें जो हमने पीछे पढ़ा अभी, ठीक है। ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम क्या होता है, वन ट्विन ब्लीड इनटू अदर थ्रो प्लेसेंटा वेस्कुलर एनास्टोमोसिस, ठीक है, एक ट्विन जो होता है वो ब्लीड करता है कहाँ पर, दूसरे ट्विन में, ठीक है, दूसरे ट्विन में किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, है ना, एनास्टोमोसिस के थ्रू, ठीक है। क्या होता है दोनों जो दो प्लेसेंटा होंगी, सॉरी एक प्लेसेंटा होगी, दो वहां पे क्या होती है, कॉर्ड होती है, तो जिसकी वजह से वहां पे एनास्टोमोसिस होने के चांसेस होते हैं, तो एक जो ट्विन है वो क्या करेगा, दूसरे को अपना ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। अब जो डोनर ट्विन है, ठीक है, जो डोनर ट्विन है विच बिकम्स स्मॉलर विद ओलिगोहाइड्रोमनियस, है ना, डोनर ट्विन क्या है वो कैसा हो जाता है, ओलिगोहाइड्रोमनियस की वजह से क्या के साथ क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, एनीमिक हो जाता है, हाइपरटेंसिव और हाइपोवोलेमिक हो जाता है ना। जो डोनर ट्विन है वो स्टक ड्यू टू द सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियस, है ना। अब क्या होता है जो डोनर ट्विन है वो कैसा, वो ओलिगोहाइड्रोमनियस की वजह से क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है। और नेक्स्ट इसमें रिसीवर ट्विन जो है वो लार्ज हो जाता है,
विद हाइड्रोमनियोस, है ना, वो क्या होगा, लार्ज हो जाएगा और उसमें हाइड्रोमनियोस होगा, ठीक है, यानी क्या होगा, उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें उसकी मात्रा बढ़ी रहेगी। पॉलीसिथ में हो सकता है, और हाइपरटेंसिव एंड हाइपर वॉलेमिक, यानी इसमें सारी चीज़ें क्या रहेंगी, हाइपर रहेंगी, ठीक है ना। ये कंडीशन हो सकती है किसकी वजह से, TTTS की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें TRAP, है ना। TRAP क्या होता है, तो देखो, ट्विन रिवर्स आर्टीरियल परफ्यूजन, है ना, अ कार्डियल परफ्यूज ट्विन हैविंग ब्लड सप्लाई फ्रॉम अ नॉर्मल को ट्विन बाय लार्ज एट्रियो आर्टीरियल एनास्टोमोसिस, है ना। ये देखो, ये कह रहे हैं कि ट्विन क्या करता है, रिवर्स एट्रियल परफ्यूजन हो सकता है, उसमें ट्विन में रिवर्स एट्रियल परफ्यूजन हो सकता है, यानी अगर जिस ट्विन के पास क्या होता है, कार्डियक परफ्यूज्ड है, कार्डियक परफ्यूज ट्विन है, यानी एक ट्विन के पास क्या है, हर्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, जो दूसरा ट्विन है उसकी जो आर्टरीज हैं वो कैसे हो जाएंगे, एनास्टोमोसिस हो जाएंगी, यानी वहां पर एक जंक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वहां पर एक जंक्शन बन जाएगा, जिस जंक्शन की वजह से क्या होगा, उसका ब्लड वहां पे सप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये किस में आता है, ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें मैनेजमेंट किसका, मल्टीपल प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट क्या हो सकता है, तो एडवाइस करते हैं हम उसको क्या, कि कैलोरीज का इंटेक ज़्यादा करें, है ना, ज़्यादा कैलोरी ले, अपनी कैलोरी को बढ़ाए अपनी डाइट में, प्रोटीन को बढ़ाए, मिनरल्स को बढ़ाए, विटामिन्स को बढ़ाए, और इसेंशियल फैटी एसिड्स को बढ़ाना होता है, ठीक है। 60 to 100 mg पर डे ऑफ आयरन इसमें क्या होता है, देना होता है, ठीक है। 60 to 100 mg पर डे आयरन लेना होता है फीमेल को, ताकि उसको एनीमिया की कंडीशन ना हो, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या, बेड रेस्ट, हम क्या कर सकते हैं, बेड रेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टेस्ट फॉर फीटल वेलबींग, है ना, फीटल के वेलबींग होने के लिए टेस्ट करा सकते हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर, है ना, लेबर के दौरान क्या क्या मैनेजमेंट हम करेंगे, तो देखो, लेबर के दौरान क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो देखो, इसमें है फर्स्ट स्टेज का मैनेजमेंट क्या होता है, तो ऑब्स्टेट्रिशियन नियोनेटोलॉजिस्ट शुड बी प्रेजेंट, क्या होने चाहिए वहां पर, जिस टाइम जहां पर हम क्या कर रहे हैं, लेबर के टाइम पे जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है, नियोनेटोलॉजिस्ट, है ना, 2 नियोनेटोलॉजिस्ट होने चाहिए, और वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेशेंट शुड लाई ऑन बेड, पेशेंट को बेड पर क्या करना है, लेटाना है, लाई कराना है। उसके बाद एनाल्जेसिक ड्रग्स उसको देनी है, पेशेंट को क्या करना है, एनाल्जेसिक ड्रग्स देनी है, ठीक है, पेन के लिए। नेक्स्ट है इसमें केयरफुल फीटर मॉनिटरिंग, उसके बाद क्या करना है, फीटल की अच्छे से मॉनिटरिंग करनी है फीटस की। उसके बाद है इसमें इंटरनल एग्जामिनेशन शुड बी डन, और क्या करना है, इंटरनल एग्जामिनेशन भी उसका डन करना है बेबी का, ठीक है। उसके बाद है इसमें, यानी मदर का इंटरनल एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट है इंट्रावेनस लाइन उसको डालनी है, और रिंगर सॉल्यूशन उसको देना है, ठीक है, रिंगर सॉल्यूशन देना है। RH और ABU ग्रुपिंग भी हमें करानी होती है, ठीक है ना। ये कब है, ये फर्स्ट स्टेज पे है, लेबर के टाइम पे, है ना, लेबर के टाइम पे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्स्टेट्रिशियन नियोनेटोलॉजिस्ट प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसको लाइक पोजीशन में क्या करते हैं, प्लेस कराते हैं, लेटाते हैं। उसके बाद है इसमें एनाल्जेसिक ड्रग्स उसको दी जाती है, और उसको फीटल मॉनिटरिंग की जाती है, उसको इंटरनल एग्जामिनेशन उसका अच्छे से किया जाता है, इंट्रावेनस लाइन को उसके लगाया जाता है, और रिंगर सॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक है। RH और ABU ग्रुपिंग भी हम उसको कराते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी की डिलीवरी कैसे करानी है, तो उसका मैनेजमेंट देखते हैं हम, ठीक है। यानी जब फर्स्ट बेबी की डिलीवरी होती है तो उसमें क्या क्या मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें इसमें है फर्स्ट इज लिबरल एपिजियोटोमी अंडर लोकल इन्फिल्ट्रेशन विथ 1% लिग्नोकेन। देखो क्या करना है, लिबरल एपिजियोटोमी करानी है, ठीक है, और कब करानी है, जब हम उसको लिग्नोकेन दे देंगे, ठीक है। लिग्नोकेन देने के बाद, जो कि एक एनेस्थीसिया है, ठीक है, एनेस्थीसिया देना है उसको, उसके बाद कराना है, ठीक है ना। एपिजियोटोमी एक कट होता है, ठीक है, जो कि बेबी को बाहर अच्छे से निकालने के लिए फीमेल को लगाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें फोर्सेप डिलीवरी इफ नीडेड, क्या करना है, फोर्सेप डिलीवरी करानी है अगर जरूरत है तो, अंडर पेडेंडल ब्लॉक एनेस्थीसिया, क्या देना है, पेडेंडल ब्लॉक एनेस्थीसिया देना है, ठीक है। उसके अंडर ही क्या करानी है, फोर्सेप डिलीवरी करानी होती है, ठीक है। नॉट टू गिव IV एर्गोमेट्राइन विद द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी, जब क्या होता है, फर्स्ट बेबी की डिलीवरी होती है तब उसको एर्गोमेट्राइन नहीं देनी है IV, ठीक है, IV एर्गोमेट्राइन उसको नहीं देनी है, ये ब्लीडिंग के लिए होती है। नेक्स्ट इज क्लैंप द कॉर्ड एट 2 प्लेसेस एंड कट इन बिटवीन, ठीक है। देखो हमें करना होता है उसके बाद
जो कॉर्ड होती है उसको क्लैंप करना है। हमें क्या करना है, दो साइड से क्लैंप को कॉर्ड को क्लैंप करना है और बीच से उसको कट करना होता है। एटलीस्ट 8 से 10 सेंटीमीटर ऑफ कॉर्ड इज लेफ्ट बिहाइंड, है ना, और 8 से 10 सेंटीमीटर की जो कॉर्ड है उसको हम क्या कर देते हैं, पीछे की तरफ छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एनाल्जेसिक प्लस केयरफुल फीटल मॉनिटर इन्फ्यूजन ड्रिप प्लस कंडक्टेड डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी। देखो अब क्या करता है, इसमें एनाल्जेसिक देते हैं, केयरफुल फीटर मॉनिटर करते हैं, फीटस को अच्छे से मॉनिटर करेंगे, इन्फ्यूजन ड्रिप देते हैं और क्या करते हैं, डिलीवरी को कंडक्ट कराते हैं फर्स्ट बेबी की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डिलीवर द बेबी वजाइनली, है ना, बेबी को वजाइनली डिलीवर कराते हैं। कॉर्ड इज डिवाइडेड इन बिटवीन 2 क्लैम्प्स, है ना, कॉर्ड को 2 क्लैम्प्स में डिवाइड कर देते हैं। नो मेथार्जिन इज गिवन, मेथार्जिन उसको नहीं देते हैं। नोट द लाई ऑफ द सेकेंड बेबी, अब जो सेकेंड बेबी है उसकी लाई को हमें देखना है। ठीक है, उसकी लाई को हमें देखना है, कैसे, हम क्लिनिकली भी देख सकते हैं और उसको यूएसजी के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू भी देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है साइड में कि यूजुअल इंटरवल बिटवीन डिलीवरीज ऑफ ट्विन A and twin B should be 15 मिनट और लेस, नॉट मोर देन 30 मिनट्स, है ना। ये कह रहे हैं कि जो बेबी की डिलीवरी है, ठीक है, इंटरवल जो रखना है दो बेबी के बीच में, ट्विन ए और ट्विन बी के बीच में जो क्या रखना है, इंटरवल रखना है, वो 15 मिनट का या फिर इससे भी कम होना चाहिए और ज़्यादा से 30 मिनट से तो कम ही होना चाहिए, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है इसमें देखो अब उसके बाद क्या होता है, जब हम यूएसजी के थ्रू कराते हैं तो दो तरह से हम होता है कि अगर ट्रांसवर्स लाई है तब, ठीक है, अगर ट्रांसवर्स लाई है तब और लॉन्गिट्यूडनल लाई है तब। ट्रांसवर्स लाई है तो एक्सटर्नल वर्जन करते हैं, ठीक है, यानी बाहर से ही क्या करेंगे, बेबी का वर्जन करेंगे, बेबी को मूव कराएंगे ताकि वो अपनी पोजीशन में आ सके और क्या कहते हैं, वो फेल हो जाता है। ठीक है, अगर वो फेल हो जाता है तब, है ना। उसके बाद है इसमें लॉन्गिट्यूडिनल, तो लॉन्गिट्यूडिनल लाइन अगर होती है तो ARM हम उसको देते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कराते हैं और ऑक्सीटोसिन हम उसको देते हैं अगर ज़रूरत होती है तब। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो देखो ये इसी के बाद है कि एक्सटर्नल वर्जन कराएंगे, है ना, एक्सटर्नल वर्जन कराएंगे, अगर वो फेल हो जाता है तब तो इंटरनल पोडेलिक वर्जन कराते हैं, तब हम क्या कराते हैं, इंटरनल पोडेलिक वर्जन कराते हैं और ब्रीच एक्सट्रैक्शन अनक्लियर जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, इंटरनल पोडेलिक वर्जन कराएंगे, ब्रीच एक्सट्रैक्शन करा सकते हैं, किसके थ्रू, अंडर जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू करा सकते हैं, सॉरी ये अंडर था, सॉरी माय मिस्टेक, ये अंडर था, अनक्लियर नहीं है, सॉरी ये अंडर है ना। तो ब्रीच एक्सट्रैक्शन हम करा सकते हैं और अंडर जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है इसमें ARM ऑक्सीटोसिन इज इफ नेसेसरी, अगर हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे और ऑक्सीटोसिन अगर जरूरी है तब हम उसको देंगे। अगर डिले होता है तो वर्टेक्स और ब्रीच, है ना, देखो डिले होता है तो दो कंडीशन आती है, वर्टेक्स की और ब्रीच की। अगर वर्टेक्स पोजीशन है तो लो डाउन और हाई अप, है ना। इसमें क्या करेंगे, लो डाउन कर रहे हैं तो फोर्सेप्स से करेंगे और हाई अप कर रहे हैं तो वेंटस और इंटरनल वर्जन करेंगे उसका। ठीक है ना, अगर क्या है, देखो वर्टेक्स है ना, अगर क्या है, प्रेजेंटेशन वर्टेक्स है तब हम लो डाउन भी कर सकते हैं और हाई अप भी कर सकते हैं। अगर लो डाउन करते हैं तो फोर्सेप्स से करेंगे और हाई अप करते हैं तो वेंटस और इंटरनल वर्जन करते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ब्रीच, अगर हम क्या करते हैं, देखो ब्रीच है इसमें तो ब्रीच एक्सटेंशन हम कर सकते हैं, ब्रीच का एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं। इतनी बात समझ आई, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो रहा था, उसके बाद डिलीवरी हो जा रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था, डिलीवरी हो जा रही थी, है ना। उसके बाद क्या है, इन्होंने डिलीवरी लिख रखा है ना, डिलीवरी हो जा रही थी। ठीक है, इन्होंने कहा है यहाँ पे कि अगर डिले है तो ब्रीच में अगर डिले होता है तब, तो ब्रीच में डिले होता है तब क्या करते हैं, तो देखो ब्रीच में डिले होगा तो ब्रीच का एक्सट्रैक्शन करा देते हैं हम। ठीक है, ब्रीच का एक्सट्रैक्शन करा के और डायरेक्ट हम डिलीवरी करा देते हैं। तो ये थी क्या इसकी कंडीशन, हमें कैसे कैसे क्या है मैनेजमेंट करना होता है अगर ये सिचुएशन हमारे पास है तो, है ना। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज, जो थर्ड स्टेज होती है उसका मैनेजमेंट क्या होगा, तो देखो मैं बताता हूं आपको। द रिस्क ऑफ PPH कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 0.2 mg मेथार्जिन IV, है ना। देखो हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, मेथार्जिन देते हैं उसको, तो रिस्क जो है PPH का वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम उसको 0.2 मिलीग्राम में हम क्या देते हैं, उसको मेथार्जिन देते हैं। ठीक है, मेथार्जिन देते हैं IV, तब उसका क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है, किसका, जो भी उसका क्या है ना,
PPH है, पोस्टपार्टम हेमरेज है, उसका रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीटोसिन जो है वो कितना देना है, तो देखो ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ द सेकंड बेबी, है ना। सेकंड बेबी की डिलीवरी के लिए हम क्या करते हैं, 10 इंटरनेशनल यूनिट क्या कर देते हैं हम उसको, 10 इंटरनेशनल यूनिट IM देते हैं। ठीक है, IM देते हैं उसको, क्या, ऑक्सीटोसिन देते हैं। ठीक है ना। पेशेंट इज टू बी वॉच्ड केयरफुली फॉर अबाउट 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, है ना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो पेशेंट है उसको हम देखते हैं ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखते हैं और 2 घंटे के लिए देखते हैं डिलीवरी के बाद। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह ना हो इसीलिए हम उसको देखते हैं। ठीक है ना। मैनेजमेंट ऑफ डिफिकल्ट केसेस ऑफ ट्विंस, अगर केसेस डिफिकल्ट हैं ट्विंस के तब हम क्या करेंगे, तो देखो अगर इंटरलॉकिंग है, ठीक है, इंटरलॉकिंग, हेड ऑफ फर्स्ट बेबी लुक्ड विद द फोर कमिंग हेड ऑफ द सेकेंड बेबी, यानी ये कह रहे हैं कि अगर पहले बेबी का जो हेड है दूसरे बेबी के कहाँ देख रहा है, दूसरे बेबी के हेड की तरफ है। ठीक है, उसको जो हेड दूसरे बेबी के हेड की तरफ है, तब क्या होता है, वजाइनल मैनिपुलेशन टू सेपरेट द चिन्स ऑफ द फिटस, हम क्या करते हैं, वजाइनल मैनिपुलेशन कराते हैं, क्या करने के लिए, जो चिन्स हैं, दोनों जो बेबी है उनकी जो चिन्ह है उनको सेपरेट कराने के लिए। अगर वो क्या होता है, अगर वो फेल हो जाती है तो सिजेरियन सेक्शन इज नेसेसरी, अगर ये चीज़ फेल हो जाती है, नहीं हो पाती है, तब हम क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन कराते हैं। तब क्या करना पड़ेगा, पेट में इंसिजन लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने पढ़ा कॉम्प्लिकेशंस के, बेबी में कैसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं और मदर में कैसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये वीडियो समझ आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल मेडिकल का ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं उसका लिंक आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा। ठीक है, आप वहां से जाके भी जो वीडियो है हमारा वो देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF नोट चाहिए तब आप क्या कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है ना, या फिर कमेंट में आप बता सकते हैं मुझसे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो कभी भी देख रहे हैं, दिन में या रात में, आपका दिन या रात शुभ हो। धन्यवाद।